नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बातें करेंगे सुभाष चंद्र बोस और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रारंभिक बातें हम सब आज परिचर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना। तो आप सबको पता है कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ में आपको क्या नाम है, जो कि अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और ये लगभग 6 वर्षों तक अध्यक्ष के कुर्सी पर बने रहते हैं। इसके बाद होता ये है कि 1942 ईस्वी में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया जाता है और इस प्रस्ताव के तहत गांधी जी को नेतृत्व करने की बात कही जाती है कि ठीक है, गांधी जी के हाथों में नेतृत्व का भार सौंप दिया जाए। होता भी यही है, गांधी जी के हाथों में नेतृत्व का भार सौंप दिया जाता है और गांधी जी अब यहीं से आगे होता यह है कि 7 तारीख को बम्बई के ग्वालिया टैंक में आपको जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और 8 तारीख को दबे मन से इसे स्वीकार कर लिया जाता है, कुछ अमूलचूल परिवर्तन करके इसे। और इसी तारीख को नेक्स्ट डे से यानी 9 तारीख से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की जाती है। लेकिन होता है कि 8 तारीख को जिस दिन गांधी जी शाम के समय में भारतीय लोगों को आह्वान करते हुए कहा करो या मरो, यानी डू एंड डाई, इसी के साथ ही आंदोलन जो था वह आगे कालांतर में आगे बढ़ने से पूर्व ही तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा भारतीय नेताओं को, चोटी के जितने नेता थे सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ्तारी का नाम जो दिया गया था ऑपरेशन का, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जो है 0 आवर, यानी रात के 12 बजे जो जहां था उसको वहीं से उठा लिया जाता है। गांधी जी, श्रीमती सरोजनी नायडू, आपको श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी, आपको जो है कि देसाई साहब, महादेव देसाई, ये सभी लोगों को आगा खां पैलेस में रखा जाता है, जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, मोतिहारी जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि को मोतिहारी जेल में, आपको जो है कि अबुल कलाम आज़ाद, आपको उनका JB कृपलानी, आपको जवाहरलाल नेहरू, ये अहमदनगर जेल में। तो जिसको जहां पाया जाता है सभी लोगों को रात 12 बजे गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पर इन्हें जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह आपको प्रमुख बातें देखने को मिलती है, ठीक ना। तो आइए इससे संबंधित हम चीज़ों को देखें और आगे की ओर बड़े क्वेश्चन को करें, देखते हैं। आइए, पहला ही आया कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। तो 14 जुलाई को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपको जो है यह कहाँ पारित किया जाता है, तब इसका जवाब ये है कि यह आपको वर्धा में, कहाँ पे, वर्धा में यह आपको प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए आपको भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव या वर्धा आंदोलन, वर्धा प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव या वर्धा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आपको जो है प्रमुख बातें होती हैं। इसके साथ साथ ही गांधी जी द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है और इसका समर्थन किसने किया था। तो यह प्रस्ताव गांधी जी द्वारा प्रस्तावित था। गांधी जी
द्वारा प्रस्तावित, ठीक ना। और जिसका समर्थन किसने किया था, तो इसका समर्थन आप सबको बता दूं, इसका समर्थन किसने किया, तब ये जवाब देंगे कि ये आपको समर्थन किसके द्वारा किया जाता है, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। ये आपको बातें नहीं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि 6 जुलाई, वहाँ पे आपको जो था पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा, तो 14 जुलाई को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया। अब यहाँ कह रहा है कि 6 जुलाई 1945 ईस्वी को महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो के चर्चा की, तब उस समय के अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। उस समय आपको इसके अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, तो चूंकि वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति का जो है एक विशेष बैठक बुलाई जाती है। कैसे, एक विशेष बैठक वर्धा में आयोजित की जाती है और उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है। ये आप कह सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष आपको कौन थे, तब आप जवाब दीजिएगा कि यही आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे। ये बातें हम सब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया, तो बंबई के आपको ग्वालिया टैंक में, कौन से, बंबई के ग्वालिया मैदान में। किस मैदान में, तो ग्वालिया मैदान में आपको भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त, कितने तारीख को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित किया जाता है। इसी दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा दिया गया। ये भैया अब अंग्रेजों की चुन्नी खड़ी हो जाएगी, ठीक ना, कि कहाँ एक शांत व्यक्ति जो है इस तरह की बातें एकाएक ऐसा काहे करने लगा। क्या बात हुआ कि इसका दिमाग जो है मती घूम गया और इस तरह की ये बहकी बातें करने लगा। तो ये बात आप सबको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्भ्रांत हो जाएंगे। तो ये कथन आपको किसके द्वारा कहा जाता है या कब कहा जाता है, तो ये कथन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आपको कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये कथन आपको गांधी जी द्वारा कहा गया। गांधी जी द्वारा कब कहा गया, तब आप बताइएगा कि गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कहा गया। कहाँ कहा गया, ये भी प्रश्न पूछा है। तब बताइएगा बम्बई के ग्वालिया टैंक में, बम्बई के ग्वालिया टैंक में, ग्वालिया टैंक में यह कहा गया। और इसी को डू एंड डाई, करो या मरो का नारा के नाम से भी हम सब जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तब मैंने आप सबको पीछे बताया ही कि तब कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे, ये आपको तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर थे। और ये अध्यक्ष कब से हैं? 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक, यानी ये कहाँ बने थे? तो रामगढ़ बिहार, ठीक ना, अब झारखंड में है, ठीक, रामगढ़ बिहार में ये आपको इन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी पाई थी। और 46 तक, यानी सबसे लंबे समय तक भी, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष अध्यक्ष के कुर्सी पर ये बने रहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको जो है ये सभी प्रधानमंत्री के विषय में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्लेमेंट एटली जो थे, ये आज़ादी के समय थे, आज़ादी के समय ब्रिटिश पीएम, ठीक ना, आज़ादी के समय। चर्चिल जो थे, ये आपको जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल है आपको थे। आपको मैकडोनाल्ड कब थे? तो सांप्रदायिक पंचायत, या आप कह सकते हो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय नहीं, गोलमेज सम्मेलन। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा ही किया गया था। और इससे क्या बन सकता है? तो इसके भारत छोड़ो के समय आपको वायसराय कौन था? तब बताइएगा। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। जब पूछे कि आपको जो है कि उस समय भारत का आपको सेनापति कौन था? सेनापति, तब बताइएगा कि लॉर्ड चर्चिल। कौन? लॉर्ड चर्चिल, सॉरी लॉर्ड वेवेल। ये आपको सेनापति थे। कांग्रेस अध्यक्ष अभी मैंने बताया ही कि अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष के रूप में थे। नेक्स्ट आप अगले प्रश्न को देखिए। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में साथ में था, ये आपको कौन थे? वे मिलर थे। चूंकि ये दोनों तो बाहर सीधे सीधे फार्गूसन हो गए। अब बचे आपके सामने दो, एक वेब मिलर बचे और दूसरे आपको जो बचे वह कौन बचे? तो आपको फिशर बचे। तो वेब मिलर जो थे ये कब थे? तो ये आप बताइएगा गांधी जी के दांडी मार्च एवं धर्षणा कांड के समय आपको वेब मिलर थे। और लुई फिशर कब थे? तो लुई फिशर जो थे ये आपको असहयोग आंदोलन के दौरान लुई फिशर महोदय रहते हैं। तो इस तरह लुई फिशर जी को आप बिल्कुल सही आंसर लगाइए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बहुत गर्मी लग रही है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आइए। भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो गांधी जी को जो था आगा खां पैलेस में, और गांधी जी भी नहीं कैद थे, इनके साथ अन्य लोग भी कैद थे। जैसे और कौन था?
तो कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी थी। इनके साथ सरोजनी नायडू जी भी थी, नायडू, सरोजनी नायडू जी भी थी। इनके साथ और कौन था? तो सरोजनी नायडू के बाद आपको इनके साथ जो थे, बड़ा अच्छा नाम है भाई, मोहन कौन देसाई जी है, महादेव देसाई, देसाई, ये आपको ये सब रहते हैं, जिसमें से वहीं पे दो लोग मर जाते हैं, एक कस्तूरबा गांधी और एक महादेव देसाई। महादेव देसाई तो 8-9 दिन बाद ही एक्सपायर हो जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक ना। और अहमदाबाद किले में किसे रखा गया था? तो यहाँ पर आपको जो है अबुल कलाम आज़ाद को, अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद को, और किसे रखा गया था? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू को, यहाँ पर और किसे रखा गया था? तो आचार्य जेवी कृपलानी को, कृपलानी, ये सभी को अहमदनगर किले में रखा गया था, ठीक। ये बातें आप सबको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? यानी अरुणा आसफ अली कब जुड़ते हैं, यह बात कहा जाता है। तो अरुणा आसफ अली आपको किस समय जुड़ती है? तो अरुणा आसफ अली जी जो हैं ये आपको कब जुड़ी? तो प्रश्न का जवाब जो होगा ये आपको अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली जुड़ते हैं। किसके समय में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही अरुणा आसफ अली जुड़ती हैं। ये आसफ अली की पत्नी थी अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार स्थापित हुई थी? तो समानांतर सरकार आपको उत्तर प्रदेश में बलिया में हुई थी। और यह बलिया में जो समानांतर सरकार थे, इसमें आपको प्रधानमंत्री या जो बने थे वो चित्तू पांडे, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, पांडे के नेतृत्व में आपको बलिया में गठित हुई थी। चित्तू पांडे को बलिया का शेर कहा जाता है। किसे? शेर ए बलिया, शेर ए बलिया इन्हें बोला जाता है। अभी बहुत लोग गलतियां, शेर ए बलिया, अभी मैं परीक्षा दिया था उसमें मुझसे भी गलती हो गई थी, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया और मैं लगा दिया आपको किसको? तो मंगल पांडे भी बलिया से थे, तो शेर ए बलिया और ऑप्शन में मंगल पांडे दिया हुआ था। मैंने भी ये गलती की थी परीक्षा में, आप गलती बिल्कुल मत करिएगा। दो और जगह एक समानांतर सरकार आपको दो और जगह बनती है, एक सतारा में बनती है, सतारा ये आपको, और दूसरा जो बनती है ये आपको बंगाल में बनते हैं, ये सतारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, और दूसरा आपको जो बनती है यह बंगाल के मिदनापुर में बनती है, मिदनापुर, मिदनापुर, इसे मिदनापुर, इसे तामलुक सरकार के नाम से भी जानते हैं, तामलुक सरकार, सरकार के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपको बातें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ओर चलते हैं। तो 1, 2 और 3, और सबसे लंबी समय तक कहाँ चला था? तो सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक, समय
तक। ठीक, ये सरकार आपको चली थी। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह नगर कौन सा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। कटक कहाँ था? तो उड़ीसा में आपको इनका जन्म हुआ था। जन्म किस तारीख को हुआ था? तो नेताजी का जन्म जो था यह आपको 23 जनवरी, किस तारीख को? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा में इनका जन्म होता है। 23 जनवरी 1897। और क्या है? तो इनके पिता कौन थे? तो जानकी दास बोस। जानकी दास बोस इनके पिता थे। ठीक ना, ये बातें सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और इन्होंने 20 वर्ष के आयु में ICS बन गए थे। ठीक, ये इनसे संबंधित बातें हैं। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किस वर्ष की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपको 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है जब आपको 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस से इस्तीफा लगाते हैं, तो इस्तीफा लगाने के कुछ दिनों के बाद ही इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में इन्हें कांग्रेस के केंद्रीय कांग्रेस से इसे रिजाइन लगाना पड़ जाता है। और बाद में ये चूँकि उस समय बंगाल कांग्रेस के भी अध्यक्ष के रूप में रहते हैं, वहाँ से भी सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा लगा देते हैं। ये बातें थी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आइए। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल के स्थापना की थी? तो वह कोई और दल नहीं था, वह फॉरवर्ड ब्लॉक था। और इसकी स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में कई बार पूछा। और आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो था यह आपको कौन था? तब आप जवाब देंगे तो कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। जब पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना आपको कब हुई? तब मार्च 1942 में, मार्च 1942 ईस्वी में इसके स्थापना हुई। स्थापनाकर्ता कौन था, यानी संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह ही थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह आपको जो है इन्हीं के द्वारा स्थापित किया जाता है। और प्रथम अध्यक्ष भी कैप्टन मोहन सिंह ही आपको रहते हैं। नेक्स्ट, 1843 आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ आई? तत्कालीन मलाया में, जापान में, तत्कालीन बर्मा में, या आपको सिंगापुर में। तब ये आपको कहाँ आई थे? तब ये जवाब दीजिएगा तत्कालीन मलाया में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ये मलाया में ही आपको मार्च 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो वो कोई और नहीं थे, वो आपको रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल लीग आपको जापान में
इंडियन नेशनल लीग नामक संगठन की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ इंडियन नेशनल आर्मी में के संस्थापना में भी आपको इनका अभूतपूर्व योगदान रहता है। चूंकि रास बिहारी बोस हार्डिंग बम कांड के बाद भारत छोड़कर भाग जाते हैं और ये जापान जाकर वहीं पे रहते हैं और जापान से ही ये क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों को वहीं से संचालित करते हैं। ठीक, वहीं से इनके द्वारा संचालित किया जाता है। क्रांतिकारी गतिविधियां इनके द्वारा वहीं से सारे संचालित होते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय आपको कहाँ था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो था ये आपको दिल्ली में, टोक्यो में, रंगून में या बर्लिन में। तब आप इसका जवाब देंगे इसका प्रधान कार्यालय रंगून में था। और रंगून में इसके कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो है आपको किस तिथि को किया गया? तो 5 अप्रैल 1944 ईस्वी को, 5 अप्रैल 1944 ईस्वी को इसके स्थापना की गई। किसके द्वारा? तब बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चंद्र बोस द्वारा, बोस द्वारा आपको जो है इसके स्थापना किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आपको स्थापित किया था। नेक्स्ट देखिए आपको आगे की ओर, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के स्थापना आपको जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जिसकी कमान कौन संभाल रहे थे? तो जिसके रेजिमेंट की प्रेसिडेंट कौन थी? प्रेसिडेंट कौन थे? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी, बाद में इनका सादे सहगल जी से हो जाते हैं और इनका नाम लक्ष्मी सहगल बाद में पड़ता है, ये आपको रहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने आपको जो है कि 3 सेना गठित की, चार सेना की इकाई गठित, ठीक ना। आपको पहला आपको जो था इसमें गांधी रेजिमेंट और दूसरा जो था यह जवाहर रेजिमेंट और तीसरा ये आपको सुभाष रेजिमेंट और चौथा जो था ये तीनों क्या थे? पुरुष विंग्स और महिला विंग्स में आपको जो था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और इसकी अध्यक्षता इसके आपको किसने की थे? तब आप बताएंगे स्वामी लक्ष्मी सहगल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा जाता है। साथ ही साथ दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अब आप जवाब दीजिएगा कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था? इसमें आपको आसफ अली होंगे नहीं, रास बिहारी बोस होंगे नहीं, अब बचा राशिद अली और शाहनवाज। तो शाहनवाज को ही आपको 7 वर्ष की सजा किसे दी गई थी? आपको राशिद अली को 7 वर्ष की सजा दी गई थी, जबकि शाहनवाज हुसैन और ये सबको फांसी हुई थी, लेकिन बाद में आपको माफ कर दिया जाता है। आजाद हिंद फौज दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस, ये आपको बड़ा डेट याद करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन आपको याद करना ही करना पड़ेगा। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। 21 यानी तिथि मनाया गया था, तब 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद का नारा भी आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया जाता है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से दिया था? तब आपको बता दें कि यह नारा आपको पहली बार भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सर्राफी द्वारा दिया गया था, लेकिन यह आपको इनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह पहली बार प्रयोग किया गया। और ये आपको आज़ाद हिंद फौज के सेना को संबोधित करते समय मलाया में इन्होंने जय हिंद का नारा दिया और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसी बातें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कही जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला महत्वपूर्ण आपको जो प्रश्न हुआ, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो है ये कौन सा है? तब आप अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर मुकदमा चलाए जाने का सामना नहीं किया? तो इसमें कैप्टन मोहन सिंह ने नहीं किया था, बाकी इन तीनों ने किया था। और अभी प्रश्न में आएगा कि एक जो है बचाव समिति गठित की गई थी, उसके विषय में भी अभी यही प्रश्न आपके सामने रहेगा। निम्नलिखित में से कौन आईएनए मुकदमे के वकील थे? आ ही गया ना, कहा नाम है? भूला भाई देसाई। कौन? भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में एक आपको आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, क्या हुआ था? आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया था और इसी समिति के द्वारा आपको जो है काम किया जाता है। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के द्वारा काम किया जाता है। ठीक, ये बातें आपको होती है। और इसमें और कौन कौन से अन्य लोग थे? तो इसमें आपको जो थे कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू ये थे। आपको JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ये नेहरू जी पहली बार अपना वकालत लेकर कोर्ट में वकालत मतलब करने पहली बार पहुंचे थे। इसके पूर्व इन्होंने आपको जो है त्याग दिया था। इसके साथ साथ ही TB सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू के द्वारा भी यह आपको सप्रू के द्वारा भी नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में देखिए, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो चूंकि मैंने 5 नाम आपको बता ही दिया, कैलाश नाथ काटजू बताया ही, आपको भूला भाई देसाई थे ही, तेज बहादुर सप्रू ये भी आपको थे। ठीक ना, तेज बहादुर सप्रू। कौन नहीं था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये बचाव समिति में नहीं थे। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? अब इसमें आपको चूंकि TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू होगा, यारदास होंगे नहीं, जिन्ना होंगे नहीं, तो बचे कौन? तेज बहादुर सप्रू ने मुकदमे में वकालत की थी। ठीक, और फिर इन्हें विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए लॉर्ड वेवेल के द्वारा छोड़ भी दिया जाता है। ठीक ना, विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए लॉर्ड वेवेल ने इन्हें छोड़ देता है।
निम्नलिखित में से लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? ये अभियोग कब चला था? 1944, 45, 46 या 47? ये आपको कब चला था? तब आप जवाब देंगे कि 1945 ईस्वी में लाल किले पर मुकदमा आपको चलाया गया था। लाल किले पर 1945 ईस्वी में आपको मुकदमा चला था, ठीक ना, जिसमें मेजर शाहनवाज, ठीक, मेजर शाहनवाज, कर्नल प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लर पर मुकदमा चला था। किस पर? गुरुदयाल ढिल्लो, प्रेम सहगल और आपको शाहनवाज हुसैन, ये आपको इन तीनों पर आपको मुकदमा, फांसी की सजा हुई थी। ढिल्लो पर फांसी की सजा हुई थी, लेकिन ये आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति के द्वारा जो है मुकदमा किया गया और लॉर्ड वेवेल विशेष पावर का प्रयोग करते हुए, विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन्हें माफ कर देता है, ये बातें होती हैं, इन्हें माफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो स्वयं गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख स्वयं गांधी जी ने बनाया था और इसे प्रस्तुत भी स्वयं गांधी जी के द्वारा ही किया जाता है। किस तिथि को किया जाता है? तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कहाँ पे? वर्धा में प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? तब यह गांधी जी ने ही यह प्रस्तुत किया। किसने बनाया ही बने, प्रस्तुत भी किया? कौन? गांधी जी, ठीक ना। गांधी जी बड़े कमाल के आदमी थे, गांधी जी थे, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये सबको पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ से दिया गया था? तो बम्बई के ग्वालिया टैंक से आपको यह दिया गया था, ठीक ना। ये बातें आपको हुई। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आइए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? कौन था? तो वह कोई और नहीं, जयप्रकाश नारायण जो थे हजारीबाग जेल के दीवार को भाग गए और यहाँ से भागकर एक भूमिगत आंदोलन चलाया और उसका नाम था आजाद दस्ता नामक एक आपको दल जो था उसे चलाया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति स्थानांतरण के प्रक्रिया खोज समय का तगाजा थी। नीचे दिए गए आपको आंसर और कूट में दिया गया है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। आपको दूसरा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आपको तीसरा जो है ए आपको क्या दिया जाता है? तो ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। इनमें से कौन सा है? तो ए तथा आर दोनों सही है
और RA के सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस समय कांग्रेस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे? तो वे सुभाष चंद्र बोस थे। कब किए थे? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक ना, अधिवेशन में हिंदी में रोमन लिपि के वकालत आपको इनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तब आप जवाब देंगे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपको अध्यक्षता की जाती है। ये गांव में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन था फैजपुर के बाद, ठीक ना। और इसके साथ साथ इसी समय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। समिति का गठन आपको किया जाता है। गठन इस JL नेहरू के नेतृत्व में, JL नेहरू के नेतृत्व में आपको किया जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न की ओर हम सब चलते हैं। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? ये कहाँ से आ गया भाई? ये तो मुद्रा नीति में कोलकाता अधिवेशन 1890 ईस्वी में मुद्रा नीति में सुधार की बातों की मांग की गई थी, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने, आपको यहाँ पे बता दो, इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा आपको किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण, इसी अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली का नाम सुने होंगे आप लोग। कादम्बिनी गांगुली जो है, गांगुली ने इसी अधिवेशन में भाग लिया था। अब यहीं पे आपको जो है महत्वपूर्ण रूप से सारे अधिवेशन, कई महत्वपूर्ण बातें यहीं पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे ये आपको ये अध्यक्ष चुने गए थे। और यहाँ पे सब बता दे रहे, 1934 लखनऊ अधिवेशन में ये आपको कौन चुने जाते हैं? तो यहाँ पर आपको जो है पंडित JL नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर भी आपको JL नेहरू ही अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ आपको कराची में सरदार पटेल जी आपको अध्यक्ष रहते हैं और ये सुभाष चंद्र बोस थे। अब नेहरू जी इस समय की प्रमुख बातें क्या थी? तो इस समय आपको 1935 के अधिनियम को अस्वीकार किया गया, इसमें क्या हुआ? तो इसमें आपको गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था, और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों के चर्चा की जाती है। किसकी? मौलिक अधिकार की चर्चा कांग्रेस द्वारा की जाती है। त्रिपुरी अधिवेशन में आपको सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठते हैं। अब यहीं पर एक ये है, एक और है आपको हरिपुरा, अभी यही बता देता हूं, हरिपुरा अधिवेशन।
और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1938 ईस्वी में। इसके भी अध्यक्ष कौन बने थे? तो यस्सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस बने थे। ये आपको प्रमुख बातें हुई। और इसमें पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करते हैं तो गांधी जी बौखला जाते हैं और गांधी जी कहते हैं ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, यह गांधी के हार है। ऐसी बातें गांधी जी द्वारा कहा जाता है। और अंत में आपको जो है कि सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र लगा देना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद आपको कौन अध्यक्ष बनता है ये भी पूछता है। तब आप जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये यस्सी बोस के त्याग पत्र के बाद अध्यक्ष बनते हैं और इसी समय राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? तब अजात शत्रु नेक्स्ट देखिएगा, अजात शत्रु के उपाधि दी जाती है। अजात शत्रु के उपाधि दी जाते हैं इन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, तो इस तरह प्रश्नों के श्रृंखला आपको समाप्त हुए, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी अनवरत रूप से प्रैक्टिस एक एक करके करते रहिए और सफलता को प्राप्त करते रहिए। यही मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।